अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कैरियर से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एज यूजुअल आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारे पास किसी भी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हम इनको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। सो आपने इनको ध्यान से देखना है और साथ साथ नोट्स बनाने हैं। हम पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। मैं स्टेटमेंट को पढ़ूंगा, देन आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूंगा और देन हम जैसा प्रोसीजर लेकर चलते हैं, गिवन डाटा लिखना, टू फाइंड करना और फार्मूला एंड सो ऑन जो भी हम करेंगे, ठीक है, वो आपने साथ साथ नोट करना है और साथ साथ अच्छे से समझना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं 10.1 से। A metal rod of length 1 meter expands by 0.02 meter when heated from 20 degrees Celsius to 120 degrees Celsius. Calculate its coefficient of linear expansion. बच्चों आपसे वो ये कह रहा है कि आपके पास एक मेटल की रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। आप उसको क्या करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करते हैं, गर्म करते हैं। जिससे क्या होता है कि आपके पास वो रोड फैल जाती है, ठीक है, और उसके अंदर जो चेंज आता है या उसकी लेंथ के अंदर जो चेंज आता है वो कितना आता है, 0.02 मीटर आता है। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी जो मेटल रोड है उसका जो आपके पास थर्मल कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का, वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर इसी चीज को आपको फिगर की फॉर्म में दिखाऊं तो बच्चों ये देखिए, आपके पास एक मेटल की रोड है जिसकी 1 मीटर लेंथ है, जब आपके पास उसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर आप 120 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं, आप देखते हो कि उसकी लेंथ के अंदर क्या आता है, चेंज आ जाता है। आपने क्या करना है, इस चेंज का इस्तेमाल करना है, इस ओरिजिनल लेंथ का इस्तेमाल करना है और ये फाइंड करना है कि ये जो मेटल रोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका थर्मल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे बच्चों। तो गिवन डाटा आपके पास कौन कौन सी चीजें, आपको अभी अभी हमने सारी सिनेरियो जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको गिवन डाटा की समझ आ गई होगी कि आपके पास सबसे पहली चीज आपकी ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, तो हम पहले ओरिजिनल लेंथ लिख लेते हैं, एल नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर। उसके बाद आपके पास जो चीज है वो है चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल, वो आपके पास कितना है, 0.02 मीटर। उसके बाद देखिए बच्चों, आपके पास टेम्परेचर है जिसमें हमने बताया कि हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर था आपके पास रोड का, वो कितना है, टी नॉट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। और आपके पास जो फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है, रोड का, वो कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर चेंज फाइंड करना है। ठीक है, चेंज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। अब आपके पास टी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, आपके पास 120 डिग्री, ठीक है, और आपके पास टी नॉट की वैल्यू कितनी है, -20 डिग्री सेल्सियस। आपके पास आपका डेल्टा टी टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों आपके पास ये जो 100 डिग्री सेल्सियस आया है ये चेंज इन टेम्परेचर है। आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस लिखने के बजाय क्या लिख सकते हो, 100 केल्विन भी लिख सकते हो। यानी आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस बराबर है किसके, 100 केल्विन के। अगर आप किसको डिस्कस कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चेंज इन टेम्परेचर को डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, और ओरिजिनल सिर्फ इस तरह से टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कभी नहीं कहेंगे कि आपके पास 120 डिग्री सेल्सियस बराबर है 120 केल्विन के। ऐसा कहना क्या होगा बच्चों, गलत होगा। ठीक है, तो अगर आप चेंज की बात कर रहे हैं तो चेंज के अंदर आप अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू लिख रहे हैं तो आप उसको सिंपली कह सकते हैं कि वो केल्विन में भी लिखी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट चीज आपने क्या करना है, आपने बताना है कि हमने यहाँ पर चीज क्या फाइंड करनी थी। चूंकि हमारे पास एक प्रॉपर रूल होता है कि हमने न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, तो हमने गिवन डाटा लिख दिया। अब आपने बताना है कि हमने क्या फाइंड करना है। तो हमने फाइंड करना है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। तो उसके लिए उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम इसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों, वो भी हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास क्या होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अच्छा बच्चों, यहां से आपने क्या करना है, अल्फा फाइंड करना है। तो एल नॉट और डेल्टा टी आपके पास अल्फा के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, डेल्टा एल के साथ जाके क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। सो अल्फा विल बी इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है बच्चों। अच्छा, आप ये बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर अल्फा तो राइट हैंड साइड पे था, आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे लिख दिया। देखें, अगर आप इसको राइट हैंड साइड पे भी रहने देते तो आपके पास क्या बनता, आपके पास एल नॉट डेल्टा टी ने अभी भी डेल्टा एल से क्या होना था, डिवाइड होना था। डेल्टा एल डिवाइडेड बाय
एल नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। तो बच्चों याद रखिएगा कि अल्फा को आप चाहे राइट साइड पे लिखें चाहे आप लेफ्ट साइड पे लिखें, आपके पास आंसर बच्चों क्या आएगा, सेम आएगा। और अगर मुझ पे यकीन ना हो तो खुद करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं, हम अब सॉल्व करते हैं वैल्यूज को रिप्लेस करने से। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्फा को फाइंड करने के लिए आप डेल्टा एल, एल नॉट और डेल्टा टी की वैल्यू रिप्लेस कर दें। डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.02 डिवाइडेड बाय एल नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है, ये है हमारे पास 100। आपने सिंपली क्या करना है, इन सबको आपस में 0.02 को आपने डिवाइड कर देना किसके साथ, 100 के साथ, क्योंकि आपको पता है कि 100 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें आंसर 1 ही देगा। देखें 0.02 डिवाइडेड बाय 100, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास जो बच्चों आंसर आएगा वो होगा 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर केल्विन। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया किसके लिए, अल्फा के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे 10.2 की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें आपको क्या बताया गया है, अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, what will be its volume at 80 degree Celsius? Assuming water's coefficient of volume expansion is 2.1 multiplied 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। देखिए आपसे वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, ठीक है। उस कंटेनर का जो टेम्परेचर है इनिशियली वो 20 डिग्री सेल्सियस है, यानी टी नॉट आपके पास कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। उसके अंदर आपने क्या किया है, 1 लीटर पानी लिया है, ठीक है। और आप इस 1 लीटर पानी को 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आप ये चीज देखेंगे कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो आपने स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, लिक्विड्स, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके पास जो लिक्विड है वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि आपने बताना है कि 80 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास इस लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, ये चीज आपने मालूम करनी है बच्चों। और साथ इसने आपको बताया हुआ है कि आपके पास जो वाटर है उसके पास जो आपके पास थर्मल कॉफिशिएंट की वैल्यू है वो कितनी है, 2 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। चलिए इन सब वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, ठीक है, और अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। बच्चों गिवन डाटा के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज दी गई है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें वी नॉट दिया गया, वो आपके पास कितना है, 1 लीटर है। कितना दिया गया है, 1 लीटर। अब बच्चों आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो 1 लीटर है, चूंकि ये जो लीटर है ये सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट नहीं है, तो हम इससे अपना सवाल हल नहीं कर सकते। आपको 1 लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मीटर क्यूब के अंदर या फिर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करें, इस लीटर को बजाय वॉल्यूम को जो है वो आप बजाय लीटर में लिखने के किसके अंदर लिख दें, सेंटीमीटर क्यूब में लिख दें। तो याद रखना है आपने कि आपके पास जो 1 लीटर है बच्चों वो किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा एक और चीज है कि आपके पास 1 लीटर जो है, अगर आप सिर्फ बताना चाहते हैं कि मीटर क्यूब में किसके बराबर होता है, तो 1 लीटर जो है वो आपके पास 0.001 मीटर क्यूब के बराबर भी होता है। ये दोनों आपके आंसर करेक्ट होंगे। तो अगर आपको एमसीक्यूज आ जाता है कि 1 लीटर जो है वो बराबर है किनके, तो आपके पास अगर ऑप्शन के अंदर ये चीज मौजूद है या फिर ये वाली वैल्यू मौजूद है, तो आपने इन दोनों में से किसी एक पे क्या कर देना है बच्चों, टिक कर देना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो आपको चीज दी गई है वो आपके पास क्या है कि टेम्परेचर है। आपका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, और आपका फाइनल टेम्परेचर कितना है बच्चों, 80 डिग्री सेल्सियस है। तो आपने क्या निकालना है, चेंज निकालना है सबसे पहले टेम्परेचर के अंदर। वो कैसे आएगा, टी माइनस टी नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, 80 -20, ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर आपके पास क्या आ गया, 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपको इसको केल्विन में लिखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको थर्मल कॉफिशिएंट की वैल्यू दी गई है किसके, वॉल्यूम के, ठीक है। तो आप वॉल्यूम के एक्सपेंशन कॉफिशिएंट की वैल्यू लिख सकते हैं, उसको किससे जाहिर करते हैं, बीटा से। बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए उसने क्या लिखा था, पर डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस लिखने के बाद मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, -1 लगा दिया। क्लियर है बच्चों। अच्छा ये आपके पास क्या हो गया, गिवन डाटा हो गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं कि हमने क्या चीज मालूम करनी है और हमारे पास फार्मूला कौन सा लगेगा। तो टू फाइंड एंड फार्मूला। तो टू फाइंड में आपके पास क्या चीज है, आपने फाइंड करना है कि 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के बाद आपके पास जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अच्छा फार्मूला आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे बच्चों, वो आपके पास होगा V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा
टी। अब ये ना कहिएगा सर हमें नहीं पता ये फार्मूला कहाँ से आया, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग के जो टॉपिक पढ़े हैं थर्मल एक्सपेंशन के, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, तो वो उन्हीं टॉपिक्स के अंदर आप ये फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। वहीं से सिंपली इस फार्मूले को डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर सिंपल वैल्यूज को रिप्लेस करना है और अपने कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पे कैलकुलेशंस को क्या कर लेना है, परफॉर्म कर लेना है। तो हम सोल्यूशन लिखते हैं इसका, v इज इक्वल टू v नॉट की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी है, वो है आपके पास 1000, कितनी है 1000। उसके बाद आपके पास आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर क्या लिखना है 1, उसके बाद क्या आएगा आपके पास प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और साथ में आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी है 60। आपने यहाँ पे रिप्लेस करना है और पहले आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास कुछ आंसर इस तरह से आएगा, 1 प्लस आपके पास आएगा यहाँ पे 0.0126। ठीक है बच्चों। अच्छा अब आपने क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या करवा देना है, आपने ऐड करवा देना है। तो इनको ऐड करवा देते हैं, आपके पास क्या आएगा 1.0126। इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि आपने यहाँ पे यूनिट का बहुत ख्याल रखना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो वॉल्यूम का यूनिट है वो क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो आपने यूनिट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने जब भी आंसर लिखना है तो उसके साथ उसका यूनिट जरूर मेंशन करना है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, तो हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है, वो आपको क्या बता रहे हैं, अ स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस if its coefficient of linear expansion is 1.2 multiply 10 की पावर -4 per degree Celsius, what will be its length at 100 डिग्री सेल्सियस। आपसे वो कह रहा है कि आपके पास एक रोड है जिसका जो आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो लेंथ है वो 2 मीटर है, यानी इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है और इनिशियल लेंथ आपके पास कितनी है 2 मीटर है। आप इसको क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ठीक है। फिर आपने बताना है कि इसकी लेंथ जो है वो तब्दील होकर कितनी आ जाएगी, यानी ये जो टोटल इजाफा आ रहा है लेंथ के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास कितना होगा। यानी आपने चेंज नहीं निकालना, ये वाला डेल्टा एल नहीं निकालना, बल्कि क्या निकालना है, आपने टोटल लेंथ निकालनी है इसकी, ठीक है, कि टोटल लेंथ के अंदर कितना चेंज आया वो सारा आपने फाइंड करना है। और आपको ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास इस जो मेटल रोड है, ठीक है, इसका या सॉरी स्टील रोड है, इसका आपके पास थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट कितना है। चलिए गिवन डाटा लिखते हैं इसका, गिवन डाटा वी हैव लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो कि आपके पास कितनी है 2 मीटर है। आपके पास इसके अलावा हमें ओरिजिनल टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है, जो कि कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपके पास फाइनल टेम्परेचर आता है जो कि कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है और आपके पास अल्फा की वैल्यू दी गई है जो कि कितनी है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपने फिर से चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लेना है। पहले 5 न्यूमेरिकल में तो आपने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना ही करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा इसमें क्या आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस, आपके पास ये आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे टू फाइंड और फॉर्मूला लिखना है। अच्छा बच्चों, टू फाइंड क्या चीज करनी है, आपने आपने फाइंड करना है कि आपके पास जो लेंथ के अंदर चेंज आया है वो कितना है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर्मूला आपके पास आएगा बच्चों L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर आप इस फार्मूले को आपके प्रीवियस फार्मूले के साथ कंपेयर करें तो आप सिर्फ एक चीज का डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर पहले आपके पास वी नॉट और बीटा लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एल नॉट और अल्फा लिखा हुआ है, तो ज्यादा कुछ चेंज आपके पास नहीं हुआ। अब जो सिंपली यहाँ पे क्या करें, आप वैल्यूज को रिप्लेस कर दें। L इज इक्वल टू एल नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है, एल नॉट इज आपके पास जो 2 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ब्रैकेट के अंदर वाली कीमतें 1 प्लस अल्फा की कीमत कितनी है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। उसके बाद डेल्टा टी की आपके पास वैल्यू कितनी है 80, उसको रिप्लेस कर देंगे। अब आपने क्या करना है, पहले इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास जो बच्चों आंसर आता है वो है हमारे पास 0.00096, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस नंबर को 0.00096 को 1 के अंदर ऐड कर देना है। तो आपके पास क्या आएगा 2 इंटू 1.00096। इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बच्चों जो आंसर आएगा वो होगा
0.00192 मीटर। चूंकि हम लेंथ डिस्कस कर रहे हैं तो लेंथ का यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। अब आपके बुक ने जो आंसर लिखा हुआ है बच्चों वो सिर्फ 4 डिजिट का है, तो हम क्या करेंगे कि इस 9 को इस 1 के अंदर राउंड ऑफ करवा देंगे, ठीक है। चूंकि डिजिट 5 से बड़ा है तो आपके पास 1 जो है वो चेंज होके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2.002 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ गई, आपके पास लेंथ आ गई। क्लियर है बच्चों? चलिए आप न्यूमेरिकल नंबर 4 पर चलते हैं। ओके बच्चों, तो आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है। इसके अंदर आपको कहता है अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड्स बाय 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड 100 मीटर, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज। आपसे वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक जो स्टील का ब्रिज है वो 5 सेंटीमीटर फैल जाता है गर्म दिन के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास दिन गर्म है तो आपके पास जो स्टील का ब्रिज है वो 5 सेंटीमीटर तक क्या करेगा, फैलेगा। अगर आपके पास जो ओरिजिनल आपके पास लेंथ है किसकी, ब्रिज की, वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहे हैं कि बताएं कि आपके पास टेम्परेचर के अंदर चेंज कितना आएगा। तो इस बार आपको दो चीजें दी गई हैं, ठीक है। एक आपको ओरिजिनल टेम्परेचर दिया गया है, सॉरी ओरिजिनल लेंथ दी गई है, और दूसरा आपको बताया गया है कि आपके पास लेंथ के अंदर चेंज कितना आ रहा है। और आपको क्या मालूम करना है, आपको इस बार मालूम करना है कि आपके पास टेम्परेचर के अंदर चेंज क्या आएगा, ठीक है। ये चीज आपको क्या करनी है, इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। आपके पास किसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। आपके पास ओरिजिनल आपको लेंथ दी गई है, ठीक है। साइड पे आपको फिगर भी नजर आ रही है बच्चों। ओरिजिनल लेंथ दी गई है वो कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। उसके अलावा आपको चेंज इन लेंथ बताई गई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हमारे पास इस पुल का लीनियर थर्मल कॉफिशिएंट कितना होगा। अब देखें पुल किस का बना हुआ है, आपके पास स्टील का बना हुआ है। तो अगर आप पिछले ही न्यूमेरिकल पे जाएं तो आपको नजर आ जाएगा कि हमारे पास स्टील के लिए जो वैल्यू है थर्मल कॉफिशिएंट की वो दी गई है। ये देखें, स्टील का रोड डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसके थर्मल कॉफिशिएंट की कीमत आपको दी गई है, ठीक है। तो आपने वो थर्मल कॉफिशिएंट की कीमत यहाँ पे क्या कर देनी है बच्चों, लिख देनी है। तो आपके पास कितनी थी, आपके पास, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। ये भी इजी है, हमारा आंसर डिग्री सेल्सियस के अंदर है, ठीक है। तो हमें केल्विन में तब्दील करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू फाइंड लिखते हैं और फार्मूला लिखते हैं। टू फाइंड एंड फार्मूला। सो बच्चों हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, हम मालूम करने जा रहे हैं कि आपके पास टेम्परेचर के अंदर चेंज कितना है। एक तो ये चीज हमने फाइंड करनी है, दूसरा हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या होना चाहिए, वो आपके पास है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। जी बिल्कुल, ये वही फार्मूला है जो हमने क्या किया था, फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन वहां पे हमने क्या किया था, अल्फा को अलहदा कर लिया था सारी वैल्यूज से। इस बार हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को अलहदा करेंगे, ठीक है। अल्फा और एल नॉट डेल्टा टी के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डेल्टा एल से क्या हो जाएंगे, जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर अल्फा एल नॉट, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर कीमतों को पुट करना है। चलिए पुट करते हैं उनको। डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास कितनी थी बच्चों, 5 सेंटीमीटर। अच्छा एक और काम करें कि ये जो आपके पास बेसिकली वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, ये देखिए सेंटीमीटर में, लेकिन आपको पता है कि जो सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो पहले आप इस सेंटीमीटर वाली वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। उसके लिए आपने क्या करना है, इस 5 को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, 100 के साथ। आपके पास जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, ठीक है, 0.05 मीटर। सेंटी को खत्म करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो किसमें रह जाएगा, मीटर में। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एल की कीमत पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0.05 डिवाइडेड बाय अल्फा की कीमत कितनी है, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, और एल नोट की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, 100, ठीक है। अब नीचे वाली दोनों वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर लें, देन आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो इन दोनों को जो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर, तो आपके पास जो बच्चों आंसर आएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आएगा। बेसिकली मैंने इनको जस्ट सिंपल साइंटिफिक नोटेशन वाली टर्म से सॉल्व किया है। वैसे जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो ये होगा 0.05 डिवाइडेड बाय, हो सकता है कि आपके पास जो बटे के अंदर आंसर आए वो कुछ इस तरह से हो 0.0012, ठीक है। ये भी आ सकता है, तो ये भी करेक्ट है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आप ये भी डिवाइड करेंगे और इनको भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो डेल्टा टी जो है बच्चों आपके पास क्या देखने को मिलेगा, आपको 41.67 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है। इसमें आपसे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 किलोग्राम आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस given that the specific heat capacity of iron is 450 joule per kilogram per Kelvin। आपसे वो कह रहा है कि आपने क्या करना है कि एक 2 किलोग्राम, ये जो आपके पास बार नजर आ रही है ना आपको लोहे की, कह रहा है कि आपने इस लोहे की जो 2 किलोग्राम की बार है इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के कितना करना है, 100 डिग्री सेल्सियस करना है। ठीक है, क्या करना है, आपने इस 2 किलोग्राम की बार का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है और कितना करना है, 100 डिग्री सेल्सियस करना है। तो आपको ये बताना है कि आपके पास कितनी एनर्जी हमें चाहिए इस क्या करने के लिए, इसका टेम्परेचर इस बेसिकली 2 किलोग्राम बार का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस करने के लिए। तो चलिए इसका हम गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो चीज दी गई है वो मैस दिया गया है, ठीक है, बार का, जो कि कितना है, 2 किलोग्राम है। उसके बाद आपके पास क्या चीज है, आपके पास ओरिजिनल टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ कह लें कि आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और आपके पास क्या है, फाइनल टेम्परेचर है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ आपके पास गिवन डाटा में क्या चीज है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किससे जाहिर करते हैं बच्चों, सी से। उसकी कीमत क्या है, 450 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, एक ये चीज आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, मैंने कहा था कि पहले 5 न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें चेंज इन टेम्परेचर निकालना होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करेंगे। वो क्या आएगा, टी माइनस टी नॉट। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100, और टी नॉट की वैल्यू कितनी है, 20। तो आपके पास आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चेंज इन टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, आप इसको किस में लिख सकते हैं, केल्विन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसके किसके अंदर लिखें, केल्विन में लिखें। क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसके अंदर केल्विन यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप क्या करें कि टेम्परेचर को भी केल्विन के अंदर ही लिखें, वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, आप लोगों ने फाइंड करना है कि हमें कितनी हीट चाहिए। हीट को कैसे जाहिर करेंगे, हीट एनर्जी को कैसे जाहिर करेंगे, क्यू से। आपको कितनी हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है, कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कितना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। आगे आने वाले 3 न्यूमेरिकल्स के अंदर बच्चों हमें यही चीज फाइंड करनी है, हीट एनर्जी की मालूम करनी है। तो आपने एक्टिव रहना है। तो क्यू आपके पास फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के थ्रू, वो होगा एम सी डेल्टा टी। एम क्या है, मैस, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि तीनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं तो हम सिंपल इनको फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। मैस कितना है, 2 है। सी कितना है आपके पास बच्चों, 450 है। डेल्टा टी हमारे पास बच्चों कितना है, लेट मी सी, 80 केल्विन। ठीक है, डेल्टा टी क्या आ जाएगा आपके पास, 80 आ जाएगा। तो इन तीनों को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास क्यू बराबर आ जाएगा किसके बच्चों, 72,000 जॉल के। ठीक है, अगर आप अपनी बुक पे देखें तो आपको ये जो आंसर है वो 72 किलो जॉल दिया गया है। तो उसके कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पूरी वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट कहां पर है, लास्ट पर है। आप इस डेसिमल पॉइंट को कहां ले जाएं, लेफ्ट पे ले जाएं। आपको पता है जब आप लेफ्ट में लेके जाएंगे, ठीक है, यहां पर लेकर आएंगे, तो आपने क्या करना है कि पहले डेसिमल पॉइंट और जहां पर आप डेसिमल पॉइंट लेके गए हैं उनके दरमियान के नंबर को काउंट करना है। तो कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ पर आपके पास, 3। तो आप इसे क्या लिखोगे, 72 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 3। ठीक है, डेसिमल पॉइंट जहां पे लगा हुआ है, ठीक है, और जहां से उठा के आप लेकर जा रहे हैं उसके दरमियान में जितने भी नंबर हैं सबको काउंट कर लें और उतनी पावर आप लिख दें। अच्छा, आपके पास ये बात आपके लिए जानना जरूरी है कि हमारे पास जो 1 किलो है वो किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 के बराबर होता है। तो आप 10 की पावर 3 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, किलो लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, किलो, और ये साथ में क्या आ गया, जॉल। तो क्या आ गया आपके पास, 72 किलो जॉल आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और आपके पास एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जॉल पर किलोग्राम। चलिए स्टेटमेंट को समझें। स्टेटमेंट आपसे ये कहती है कि हमारे पास 500 ग्राम आइस को, 500 ग्राम आइस यानी बर्फ को पानी में तब्दील करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी कीमत आपने क्या करनी है बच्चों, मालूम करनी है। 500 ग्राम आपके पास ही आइस को, बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे
पानी में तब्दील करने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसकी कीमत हमने क्या करनी है बच्चों, मालूम करनी है। तो गिवन डाटा देखिए, आपको मैथ दिया हुआ है कितना, 500 ग्राम। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इस 500 ग्राम को किसमें कन्वर्ट करने देना है, किलोग्राम के अंदर, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम के अंदर। तो 500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको 1000 से क्या कर देना है, तकसीम कर देना है, कि आपके पास आएगा 0.5 किलोग्राम, एक चीज। दूसरा आपके पास क्या मालूम है, यहाँ मौजूद है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जिसकी कीमत कितनी है हमारे पास, एल एफ आपके पास बराबर है किसके, 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जाउल पर किलोग्राम। अच्छा, आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, इस बर्फ को पानी के अंदर तब्दील करने के लिए। दूसरी चीज, इस एनर्जी को मालूम करने का फार्मूला आपके पास क्या आएगा, Q इज इक्वल टू एम एल एफ। अब आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज क्या कर देनी है बच्चों, रिप्लेस कर देनी है। बहुत ही शॉर्ट सा आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल है। Q इज इक्वल टू आपके पास M की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, M की वैल्यू है 0.5 और LF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपके पास क्या है 5, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, आपके पास आंसर आएगा 168,000 जॉल। ठीक है, अब आपके पास अगेन जो बुक पे आंसर दिया गया है वो कुछ इस तरह से नहीं है, ठीक है। आपके पास जो बुक पे आंसर है उसमें 168 किलो जॉल लिखा हुआ है, तो इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट पर है, आप इसको यहाँ पे ले जाएं और इन दोनों डेसिमल पॉइंट्स के दरमियान में जो नंबर है वो काउंट कर लें। तो कितने नंबर है, 1, 2 और 3। 168 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जाउल। अब 10 की पावर 3 ऊपर भी मैं बता चुका हूँ किसके बराबर होता है, आपके पास किलो के बराबर होता है, तो इसे लिख लेंगे किलो और साथ में क्या आ जाएगा, जॉल। तो एनर्जी किसके बराबर आ गई, 168 किलो जॉल के बराबर आ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों हमारे पास, सो न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके पास क्या है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपोराइज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। The latent heat of vaporization of water is 2.26 multiply 10 की पावर 6 जॉल पर किलोग्राम। आपसे वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, ये बताना है कि आपको कितनी हीट एनर्जी चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस में मौजूद पानी को स्टीम के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, पानी को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, यानी आपने क्यू की वैल्यू यहाँ पे भी क्या करनी है बच्चों, मालूम करनी है। तो देखिए आपके पास मैस बताया गया है, ठीक है, मैस कितना है 1 किलोग्राम है पानी का। उसके बाद आपको क्या चीज बताइए, टेम्परेचर पे गौर नहीं करना बच्चों, इस पे यहाँ पे आपको पता है कि टेम्परेचर सेम रहता है, तो टेम्परेचर पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताई गई है, जो कि कितनी है 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जॉल पर किलोग्राम। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से मालूम करना है कि आपके पास कितनी एनर्जी आपको चाहिए पानी को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, स्टीम में, या ये कह लें कि आपको लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए बच्चों, गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, Q इज इक्वल टू एम एल बी। प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया था, एल एफ इस्तेमाल किया था, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एल वी का इस्तेमाल करेंगे। तो Q इज इक्वल टू एम की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी है 1, और एल वी की वैल्यू कितनी है 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जॉल। या आप यूनिट ना लिखें, ठीक है, आपको एंड पे खुद रियलाइज हो जाना चाहिए कि हमारे पास एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉल होता है। अच्छा देखिए, आप 1 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर वही का वही आएगा। Q इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉल। दूसरी चीज बच्चों आपने याद रखनी है कि आपके पास जो 10 की पावर 6 है वो किसके बराबर होगा, वो आपके पास बराबर होगा 1 मेगा के। तो आप क्या करेंगे, 10 की पावर 6 की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, आप मेगा लिख देंगे, 2.26 मेगा जॉल। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपका ये काम होना चाहिए कि आप पकड़ के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उन सब की एक फार्मूला शीट बनाएं कि आपको कौन कौन से फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करने पड़े, ठीक है। जैसे आप पहले न्यूमेरिकल की बात करें तो आपके पास पहले न्यूमेरिकल के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। अब ना सिर्फ ये पहले में इस्तेमाल हुआ है बल्कि आपके पास यही फार्मूला जो है आपको न्यूमेरिकल नंबर 4 में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 4 के लिए आपने सेम फार्मूला याद करना है। दूसरे न्यूमेरिकल के लिए बच्चों आपने फार्मूला याद रखना है, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और इसी तरीके से आपने तीसरे न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला याद रखना है, l इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
चौथे न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पांचवें न्यूमेरिकल के लिए आपने याद रखना है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। और इसके अलावा भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने देखें कि पहले पांच न्यूमेरिकल के अंदर डेल्टा टी तो जरूर मालूम करना है, ठीक है। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है कि डेल्टा टी मालूम करने के लिए फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देना है, ठीक है। अच्छा, छठा न्यूमेरिकल और सातवां न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं। Q इज इक्वल टू एम एल एफ जो है वो आपके पास छठे न्यूमेरिकल का फॉर्मूला होगा, और Q इज इक्वल टू एम एल वी आपके पास सातवें न्यूमेरिकल का बच्चों फार्मूला होगा। तो आप ये फार्मूला शीट बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये फार्मूला याद रहे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने क्लास 10th के फेलोज के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज बच्चों।